You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. Court premises itself, it's still trying to enter inside. As you can see, casualties look to be higher. So this ambulance लोगों की मौत हो गई और 80 लोगों को गहरी चोटें आई. To the bereaved families and to those who are injured, I convey my very best wishes. देश की कैपिटल को एक बार फिर से निशाना बनाया गया था. आप सोच रहे होंगे कि लैला खान केस में दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट का जिक्र क्यों हो रहा है. आप हैरान मत होइए. इस टेरर अटैक के तार लैला खान से किस तरह जुड़े हैं, यह भी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कि लैला खान और उसके परिवार का नाम इस बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे जुड़ा है, लैला खान की जान कैसे गई और कैसे पकड़ा गया वो खूनी. तो हम बात कर रहे हैं फिल्म एक्टर और मॉडल लैला खान के बारे में, जो कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 2008 में आई फिल्म वफा में बतौर लीड काम कर चुकी थी. ये फिल्म इस केस के सॉल्व होने में एक बड़ा रोल प्ले करती है. सितंबर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद देश पूरी तरह हिल गया था. सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी थी. हर डिटेल को पैनी नजरों से देखा जा रहा था. इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस गाड़ी पर नजर गई जिस गाड़ी में बॉम्ब बनाने का सामान दिल्ली लाया गया था. वो गाड़ी कुछ खस्ता हालात में बरामद हुई, लेकिन जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी लैला खान की मां शलीना पटेल की है. शलीना पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो शलीना पटेल को मुजरिम करार देने के लिए काफी हो. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की नजर लैला खान की निजी जिंदगी में गई. मालूम हुआ कि लैला खान ने कुछ साल पहले ही मुनीर नाम के एक आदमी के साथ शादी कर ली थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंगल इमेज को बचाने के लिए लैला ने कभी भी पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर ही नहीं किया. एक स्ट्रगलिंग एक्टर की जिंदगी में मीडिया का इंटरेस्ट ना होना लाजमी था, लेकिन मुनीर के बैकग्राउंड के जान लेने के बाद सीबीआई को लैला की जिंदगी में काफी दिलचस्पी, काफी इंटरेस्ट आ गया था. मुनीर खान बांग्लादेश का एक जिहादी टेरर आउटफिट हुजी का मेंबर था. यह बात पता लगते ही पुलिस ने लैला खान पर 24 घंटे की निगरानी रखना शुरू कर दिया. शलीना पटेल की वो गाड़ी जिसमें बॉम्ब का सामान लाए जाने का शक था, वो गाड़ी अक्सर लैला खान चलाया करती थी. कई खबरें आई जिसमें लैला खान के लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुक होने की बातें की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत कहीं भी नहीं था. लैला खान और उनका पूरा परिवार डर के साए में जीने लगे. रात बेरात अनजान नंबर से कॉल आना अब आम बात हो गई थी. ज्यादातर समय पूरा परिवार घर में ही बिताता था. लैला के पास फिल्में नहीं थी, लेकिन पैसों की भी कोई कमी नहीं थी. एक दिन लैला की मां शलीना पटेल ने आसिफ शेख यानी अपने दूसरे नंबर के शौहर को फोन किया और कहा कि उन्हें यहां नहीं रहना. वो सब कुछ बेचकर इंडिया से दुबई जाना चाहती हैं. फरवरी 2012 में लैला और उसका परिवार आखिरी बार अपने घर पर देखा गया. इसके बाद अगले 6 महीने तक वो कहां गए, कहां रहे, ये किसी को पता नहीं था. न किसी ने कभी ध्यान ही दिया और ना जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा परिवार अचानक चला कहां गया. एक वक्त था दोस्तों, जब आस पड़ोस वालों के घर में क्या हो रहा है यह हमें मालूम होता था. ताका झांकी कह लें या ये कह लें कि हमारे सोशल जो तार थे वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे. अपनापन था. आजकल तो अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे के फासले में मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है. वफा 2008 में आई. राजेश खन्ना और लैला खान की उस फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश सावंत. राकेश, आपने एकदम ठीक पहचाना, एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई.
राकेश सावंत एक और फिल्म प्लान कर रहे थे और इसी सिलसिले में उन्होंने लैला को फोन किया, लेकिन लैला का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लैला के अलावा घर के सभी लोगों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश ने कुछ वक्त इस बात को इग्नोर किया। कुछ महीनों बाद राकेश ने फिर कॉल मिलाया, लेकिन फिर वही, लैला का मोबाइल फोन अब भी स्विच ऑफ था। राकेश एक दिन शाम को मूनराइज अपार्टमेंट्स, यानी जहां लैला रहती थी, वहां पहुंचे तो पता लगा कि पिछले 6 महीने से लैला और उसके घर वालों में से किसी को किसी ने भी नहीं देखा। न सोसाइटी वालों को कुछ मालूम था, न पड़ोसियों को, न लैला की किसी और सहेली को। राकेश ने कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह इन्वेस्टिगेशन आगे जाकर क्या मोड़ लेने वाली है। शलीना पटेल के पहले 2 पति यानी नादिर शाह पटेल और आसिफ शेख से पूछताछ की गई। अगर उन दोनों को मालूम था कि लैला और उनका बाकी परिवार गायब है, तो उन्होंने आखिर कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? नादिर शाह साहब ने अपनी सफाई में कहा कि वो कुछ ही वक्त पहले विदेश से लौटे हैं और उनका एक आधा अधूरा सा रिश्ता था सलीना और उनके बच्चों से, लेकिन रोजाना बातचीत जैसा कुछ नहीं था। और आसिफ शेख ने बताया कि उन्हें एक दिन शलीना ने फोन करके बताया था कि वो अपना सब कुछ बेचकर इंडिया छोड़कर दुबई सेटल होना चाहती है। जांच एजेंसीज को जैसे ही यह बात मालूम हुई तो मानो उन सब में उथल पुथल मच गई। बॉम्ब ब्लास्ट मामले की सस्पेक्ट परिवार समेत दुबई भाग गई थी। यह इंटेलिजेंस का फेलियर लग रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक लैला खान के नाम पर एक गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वो गाड़ी उसके गायब होने के कुछ महीनों बाद कश्मीर में मिली। जांच एजेंसीज को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था लैला के खिलाफ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि लैला और उसका परिवार इतनी सफाई से बिना अपने पीछे कोई ट्रेल छोड़े कैसे गायब हो गया। गायब होने वालों में लैला खान, शलीना पटेल, अजमीना खान, इमरान, जारा और शलीना का तीसरा पति परवेज टाक शामिल थे। इसके अलावा लैला की ही एक रिश्तेदार थी रेशमा, वो भी इनके साथ गई थी। यानी कुल मिलाकर 7 लोग गायब थे और पुलिस इनको ढूंढने में असमर्थ। कई महीनों तक ट्राई करते रहे, दोस्तों, रिश्तेदारों, दुबई एम्बेसी, सब जगह ढूंढा, लेकिन लैला और उसके परिवार का कुछ पता नहीं चल सका। मोबाइल रिकॉर्ड से भी सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि उन 7 में से 6 लोगों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए थे। सिर्फ एक लैला खान थी जिसका फोन बाकी लोगों के फोन ऑफ होने के 2 दिन बाद स्विच ऑफ किया गया। अधूरे सवाल और बिना लीड्स के इस केस के पीछे भागती मुंबई पुलिस को हर कोने से सिर्फ नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। करते करते 1 साल बीत गया। लैला खान और उसके परिवार को गायब हुए 1.5 साल हो चुका था। 7 लोगों में से किसी का कोई अता पता नहीं था। साल 2013 में एक दिन कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि पड़ोसियों के बीच एक झगड़ा हुआ था और उस शख्स ने मारपीट की। पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि उस आदमी का नाम था परवेज टाक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुंबई पुलिस को बताया था, खबर पहुंचाई थी कि लैला खान की मां शलीना पटेल का तीसरा शौहर उनकी गिरफ्त में है। परवेज को मुंबई लाया गया और उसे पुलिस वालों ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में परवेज टाक ने यही कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। एक दिन घर में झगड़ा हो गया था और वो वहां से निकलकर अपने घर कश्मीर लौट आया। लेकिन रिमांड रूम में कुछ वक्त बिताने के बाद जब परवेज टूटा तो एक चौंकाने वाली बात उसने लोगों को बताई। परवेज ने पुलिस को बताया कि उसने लैला खान और उसके परिवार को मार डाला है। उनका
कत्ल कर दिया है और लाशें जमीन में गहरे गड्ढे में गाड़ दी हैं। पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन परवेज अपने बयान पर कायम था। परवेज पुलिस वालों को लेकर मुंबई से दूर एक जंगल में गया। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और मजदूरों को मिलाकर कुल 50 लोगों की टीम परवेज स्टाक के साथ उस जगह पर पहुंची। खुदाई शुरू हुई। यह दिन का वक्त था। कुछ देर बाद खुदाई करते करते जब गड्ढा गहरा हो गया, तब परवेज स्टाक हंसने लगा और उसने कहा कि यहां पर नहीं है साहब, वो तो कहीं और है। पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर परवेज की बताई दूसरी जगह पर पुलिस की टीम पहुंची और वहां खुदाई शुरू की। लेकिन वहां भी सिवाय मिट्टी और पत्थर कंकड़ के कुछ नहीं मिला। परवेज ने कहा कि वो भूल गया है कि वो जगह कहां है। बड़ी देर बाद उसने कहा कि उसे अब पक्के तौर पर याद आ गया है कि लाशें कहां गाड़ी हैं। तीसरी बार गड्ढा खोदा गया, लेकिन फिर 2 घंटे की मेहनत फिर से पानी में गई। कुछ हाथ नहीं आया। शाम ढल चुकी थी और पुलिस की टीम का गुस्सा अब अपनी सीमाएं लांघने को तैयार था। पुलिस परवेज को वापस रिमांड रूम में लेकर आई और वहां उसे अच्छे से, तबीयत से सवाल पूछे। कई बार मुजरिम सवालों के जवाब पूछने पर नहीं, बल्कि डंडे से बात करने पर बताता है। याददाश्त को ताजा किया गया और परवेज पुलिस को लेकर इगतपुरी के लिए निकल पड़ा। मुंबई से कुछ 136 किलोमीटर दूर इस जगह को लोगों ने हॉलिडे डेस्टिनेशन बना दिया था। यहां जंगल है और वो लोग जिनके पास जेब में बहुत ज्यादा पैसा है और शौक बड़े बड़े हैं, उन्होंने यहां अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं। शलीना पटेल की दौलत में मुंबई और बेंगलुरु के फ्लैट्स के अलावा इगतपुरी में शलीना पटेल का एक फार्म हाउस भी शामिल था। 2011 में बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हुए स्ट्रेस को दूर करने और दिमाग को शांत करने के लिए लैला खान और उसके परिवार ने कुछ दिन फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने का फैसला लिया था। पूरा परिवार यानी लैला, शलीन, परवेज स्टाक, लैला का भाई इमरान, छोटी बहन जारा, बड़ी बहन अजमीना और कजन रेशमा, ये 7 लोग फार्म हाउस पहुंचे थे इस बात से बेखबर कि वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। परवेज स्टाक जब पुलिस को लेकर वहां फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसके कानों में शायद उस दिन पूरे परिवार की चीखें गूंजी होंगी। उसने पुलिस से कहा कि उसने उन 6 लोगों की लाश को जंगल में गाड़ा है। रात के वक्त लाइट्स का इंतजाम किया गया, गड्ढे खोदे गए, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। यह बात मैं सिर्फ अंदाजे के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस टीम में से किसी न किसी के मन में आया होगा कि परवेज स्टाक को वहीं गाड़ दिया जाए। सोचिए, पुलिस की इतनी मेहनत और फिर बार बार मुजरिम उन्हें गुमराह करे। और सिर्फ अंदाजे से कह रहा हूं कि डिटेक्टिव एजेंसीज को, जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, उनको उस वक्त उनके मन में क्या आया होगा कि परवेज स्टाक को जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं उन्हीं में गाड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, उन्हें कानून की रक्षा उनसे करनी पड़ती है जो कानून को कुछ नहीं समझते। बात न मानने पर तो स्कूल में अनजान टीचर भी हाथ उठा दिया करती थी। तो ये तो वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स थे, जिन्हें ट्रेनिंग में दिल, दिमाग और शरीर से सख्त बना दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने खुद पर काबू रखा, संयम रखा और परवेज स्टाक की याददाश्त को अपने ही तरीके से दुरुस्त करना शुरू किया। फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल के पास खुदाई शुरू हुई। काफी देर खुदाई के बाद पुलिस को एक एक करके सक्सेस मिली और वही एक एक करके कंकाल मिलने लगे। कंकालों के ऊपर की चमड़ी सड़ चुकी थी, बची थी तो केवल हड्डियां। उन हड्डियों पर और उंगलियों पर अंगूठियां थीं। कंकालों के सर पे गहरी चोट के वार थे और गिनती में वहां 6 कंकाल थे, यानी 6 और 1 7 की अब गिनती पूरी हो गई थी। अब बस यह जानना बाकी था कि आखिर परवेज स्टाक ने उन 6 लोगों को
क्यों मारा? परवेज ने बिना हिचकिचाए बताना शुरू किया। फार्म हाउस पर जश्न का माहौल था। सब लोग बड़े दिनों बाद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन परवेज स्टार्क के चेहरे पर मायूसी थी उस दिन। परवेज स्टार्क ने कमरे में शलीना पटेल को बुलाकर उससे सवाल जवाब करने शुरू किए। परवेज को मालूम हुआ था कि शलीना अपना सब कुछ बेचकर दुबई जा रही थी और उसने अपनी पावर ऑफ अटर्नी अपने दूसरे पति आसिफ शेख के नाम कर दी थी। परवेज के पास पासपोर्ट नहीं था और वो जानता था कि शलीना के लिए वो बस एक जवान इश्क है, अय्याशी के लिए बस एक खिलौना है। शलीना का परवेज के लिए जो भी लगाव था वो शायद आत्मिक नहीं था और सिर्फ शारीरिक था, कहीं से भी जज्बाती नहीं। परवेज को पहले एक बार धोखा लैला खान से मिला था और इस बार उसे लगा कि उसकी मां यानी शलीना उसको धोखा दे रही है। परवेज को गुस्सा आ गया। उसने शलीना से अपने 3 लाख रुपए मांगे जो उसने लैला खान को दिए थे, लेकिन शलीना ने उसे टका सा जवाब दे दिया और कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अचानक शलीना को सर पर कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो पीछे मुड़ी तो परवेज हाथ में रॉड लिए खड़ा था। परवेज ने एक और तेज वार किया। शलीना सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसकी वहीं मौत हो गई। अब उस घर में कुल 5 चश्मदीद गवाह थे। सबसे पहले परवेज ने पत्थर से सर कुचलकर लैला को मारा, फिर एक एक करके बाकी 4 भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया। स्विमिंग पूल के बराबर में एक 12 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ था। वहां स्विमिंग पूल के लिए टंकी लगने वाली थी, लेकिन वो गड्ढा परवेज ने उन 6 लाशों की कब्र के तौर पर इस्तेमाल किया। परवेज ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने फार्म हाउस में फैले खून के निशानों को छिपाने के लिए कमरों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लाशें दफनाते वक्त उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि वो उनका कोई जेवरात न उतारे और मिट्टी डालने से पहले उसने सभी मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर दिए, लेकिन लैला का फोन स्विच ऑफ करना भूल गया। सुबह होते ही परवेज स्टार्क ने अपनी जान पहचान के ही एक ट्रैवल एजेंसी से ड्राइवर भेजने को कहा। ड्राइवर के साथ लैला खान की गाड़ी में बैठकर परवेज वापस कश्मीर लौट आया और वहां गुमनामी में रहने लगा। यह केस कभी सॉल्व नहीं होता अगर परवेज स्टार्क उस दिन कश्मीर में किसी और जुर्म के लिए पकड़ा न जाता। शायद परवेज स्टार्क जब गिरफ्तार हुआ तो उसे मालूम था कि अब उसे सजा मिलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसने इसीलिए पुलिस टीम को उल्टी सीधी जगह बता के उनको गुमराह करने की कोशिश की। मुकदमा अभी भी कोर्ट में है, लेकिन कंकालों के डीएनए सैंपल्स को नादिर शाह के डीएनए से मैच करके ये पुष्टि हो गई है कि लैला खान कहीं भागी नहीं थी, वो तो जमीन में दफन थी। बबूल का पेड़ बोया था शलीना पटेल ने। एक के बाद एक शादियां और रिश्तों को कॉम्प्लिकेट करके उसने अपने और अपने पूरे परिवार की किस्मत में ऐसे कांटे बो दिए जो कि उन सभी के लिए नासूर बन गए। कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में होता है। इसी दुनिया में जहन्नुम भी है और जन्नत भी है। रेड पॉडकास्ट पर ऐसे क्राइम केसेस लाते रहेंगे जो हमें हमारे समाज को हमारे अंदर की बुराइयां दिखाते हैं आईना बनकर। You are listening to Red Podcast Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.